हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस का सेट लगाने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके टॉपिक्स यही रह जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका ही थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है और कई बार तो आपका एज इट इज क्वेश्चन पिछले प्रीवियस पेपर से रिपीट होने को आपका देखने को मिलता है। टीचिंग एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर बहुत रिपीट होता है। आप लोग ये बात जितनी जल्दी भली भांति जान ले उतना आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, आज हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज में सीडीपी के इम्पोर्टेंट 30 एमसीक्यूज का टेस्ट लगाएंगे और आप सभी को साथ साथ अपना आंसर करते हुए चलना है। और क्लास के अंत में मैं आपसे आपका स्कोर पूछूंगी और सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले का नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं अपने धमाकेदार प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से समझकर आपको उत्तर करना है ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। और यहाँ पर पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन पूछा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए, और किसने ये कथन दिया? पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने या फिर रोस ने? आप लोग इसका आंसर करिए जब तक मैं आपको संवेग समझा देती हूँ। संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग की अगर बात करें, ये इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम? इमोशन। तो कई बार आप इमोशन से ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझेंगे। इमोशन जो शब्द है, संवेग जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है इमोवेयर से। किससे हुई है? इमोवेयर शब्द से हुई है। और इमोवेयर शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित होना। क्या होता है? उत्तेजित होना। तो परिभाषा में भी तो यही कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है, और ये परिभाषा दी है वुडवर्थ महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कई बार ये भी पूछ लेता है इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इमोवेयर से, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरीके से हर प्रश्न को हम पूरी तरीके से इसके बारे में डिटेल में सॉल्यूशन को जानेंगे, ताकि आसपास से बनने वाले प्रश्नों को भी आप हल करना साथ के साथ सीखते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ बताना है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, या कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन? सही से आपको सोच करके इसका उत्तर देना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ना तो हम छात्र की क्षमता देखते हैं कि भाई इसकी क्षमता कितनी है, चलो आज इसकी क्षमता ही देख लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कार्य निष्पादन का भी मूल्यांकन नहीं करते, ना ही अभिलेखों का, बल्कि मूल्यांकन शैक्षिक विकास में इसलिए किया जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा है और कितना बाकी है, यानी छात्रों ने कितनी प्रगति कर ली है, इसका आकलन करने के लिए ही हम मूल्यांकन करते हैं। यही हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप लोग यहाँ पर कौन सा टिक करने वाले हैं? दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपना डैश के प्रति कठोर होते हैं, यानी जो पहले से चली बातों को मान रहा हो, या किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो पहले से बनी विशेष धारणा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वग्राही कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे मन में किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर के पहले से कोई धारणा चली आ रही है, किसी के द्वारा वो बता दी गई, हम वही समझते हुए आ रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्व धारणा कहेंगे। तो किशोर किशोरियों में क्या होता है? समस्या के प्रति वे अपनी कठोर होते हैं, या जीवन शैली के प्रति कठोर होते हैं, संप्रत्य के प्रति वो कठोर होते हैं, या वास्तविकता के प्रति कठोर होते हैं किशोर और किशोरियां। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए, समस्या के प्रति कठोर होंगे, वो समस्या आने पर एकदम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आगे चले अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा बताए गए हैं, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि संज्ञानात्मक विकास के ये जो 4 चरण हैं ये किसने दिए हैं, किसने बताए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी को अलग अलग तरीके से आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट तक में। तो ध्यान से आपको देखना है, ये परिभाषा या फिर ये जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है ये किसने दिए हैं, हिलगार्ड ने, स्टार्ट ने, या हर्लॉक ने, या फिर पियाजे ने। सही जवाब दीजिए, 3 सेकंड का समय है आपके पास। दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के जो ये 4 चरण हैं ये आपके दिए हैं पियाजे महोदय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से है, पहला तो दिया गया है इसमें संवेदी, ठीक है, संवेदी। दूसरा इसमें क्या है, पूर्व संक्रियात्मक या पेशीय कह लीजिए, है ना, संवेदी या पेशीय। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी क्या होती है, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी लास्ट वन, चौथी, औपचारिक अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात आपके लिए क्या है, आप कहेंगे मैडम ये तो यहाँ भी लिखा था। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको इसका जो टाइम पीरियड है, कब से कब तक कौन सी अवस्था चलती है, ये बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो संवेदी पेशीय जो अवस्था है ये हो जाएगी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक में जो समय आएगा आपका 2 से 7 वर्ष के बच्चों की जो अवस्था है वो इसमें आएंगी। मूर्त संक्रियात्मक में आपकी 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक में 11 से 15 वर्ष की अवस्था की ये होती है। इस तरीके से ये पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, इनमें से कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यान से आपको चूज करना है अपना ऑप्शन। बी है आत्मविश्वास और सहनशीलता, सी है बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, या डी वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। यहाँ पर दोस्तों आप पाएंगे कि लगभग सारे ऑप्शन हमको देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे पॉजिटिव हो, क्योंकि नियमित जीवन होना, संवेगात्मक परिपक्वता होना तो एक मानसिक स्वास्थ्य का गुण है। आत्मविश्वास और सहनशीलता भी है, वास्तविकता की स्वीकृति और स्वयं मूल्यांकन की योग्यता ये भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण है। लेकिन बात करते हैं जब ऑप्शन नंबर सी की, तो बहुत विनीत तो ठीक है, लेकिन स्वयं में सीमित ये यहाँ पर यही ऑप्शन है जो क्या कर देगा, इस ऑप्शन को गलत कर देगा। क्योंकि दोस्तों स्वयं में सीमित नहीं होना है, हमें हमारे अंदर जो है जो गुण होना चाहिए वो समावेशी का गुण होना चाहिए, समायोजन करने का गुण होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजी व्यवहार होता है। जो व्यक्ति की जिंदगी के जितने भी सभी क्षेत्र होते हैं, जैसे सामवेगिक, सामाजिक और शैक्षिक, इन सभी में सफलतापूर्वक समायोजन करने में मदद करता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। बहुत विनीत या स्वयं में सीमित होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण ये नहीं होते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा 5वें प्रश्न के लिए। नेक्स्ट है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, नहीं होती है पूछा है। आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होती, या वातावरण से प्रभावित नहीं होती, या फिर प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं होती, या राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले यहाँ पर कारक आपसे पूछ लिए हैं इनडायरेक्टली, है ना, कौन सा नहीं है वो पूछ लिया है। तो जवाब दीजिए यहाँ पर आपके अनुसार क्या हो जाएगा। 5वें प्रश्न का सही उत्तर, 6ठे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए जल्दी से।
बिल्कुल दोस्तों, देखिए आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है अधिगम की क्षमता में, ये बात कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद करते हैं वातावरण। तो सबसे बड़ा रोल तो आनुवांशिकता और वातावरण का रहता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रहता है सबसे बड़ा रोल। तो ये ऑप्शन तो दोनों यहाँ पर इसके हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो प्रभावित करेंगे, हमें ढूंढना है क्या प्रभावित नहीं करता। तो प्रशिक्षण भी प्रभावित करता है अधिगम की क्षमता को, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रीयता की तो ये प्रभावित करने वाला कारक इतना प्रमुख नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा कि पुरस्कार जो है वो सही नहीं है देना? थॉर्नडाइक ने, पावलव ने, स्किनर ने या फिर गुथरी ने? 7वें प्रश्न का फटाफट से आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं थॉर्नडाइक महोदय की। तो थॉर्नडाइक महोदय ने तो पुरस्कार के बारे में बात की है ना, इसके महत्व को बताया, पावलव ने भी बताया, स्किनर ने भी बताया। लेकिन जब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी गुथरी महोदय की, तो जो ये गुथरी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो इसी के हिसाब से आपका डी ऑप्शन करेक्ट है और आप सभी सही आंसर करते हुए आ रहे हैं अभी तक। दोस्तों अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, उनको भी ऐड कर लीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। के 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जिससे शिशु के अधिगम को कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन ए है अनुकरण, बी है अभिप्रेरणा, या सी है स्कूल का बस्ता, या फिर पुरस्कार। अब बताइए आपके यहाँ पर सही आपका जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? ठीक है, 8वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी से। यहाँ दोस्तों हम बात करते हैं कि शुरुआत में शिशु तो अनुकरण से ही सीखता है, तो ये तो अधिगम में उसकी सहायता करेगा, अभिप्रेरणा भी करेगी और पुरस्कार भी करेगा। जब बात करते हैं लेकिन शिशु की, यहाँ पर बड़े बच्चे की नहीं है, शिशु की बात हो रही है। तो कई बार तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बिना बैग के ही स्कूल में प्री जो उनका स्कूल होता है वहाँ पर कई बार है ना, प्ले वे जो उनका स्कूल होता है, तो वहाँ पर बिना बैग के ही उनको स्कूल में बुला लिया जाता है। तो स्कूल का बस्ता अधिगम को सहायता नहीं करता है शिशु के। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है, बालकों के स्वयं केंद्रित जो अवस्था होगी वो किस वर्ष से किस वर्ष की अवस्था में आपकी देखने को मिलती है? जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा स्वयं केंद्रित रहता है, या 3 से 6 वर्ष तक बच्चा स्वयं केंद्रित रहता है, या फिर 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक की जो अवस्था है वो स्वयं केंद्रित अवस्था कहलाती है, या फिर बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी किशोर अवस्था में? जवाब दीजिए, 3 सेकंड का समय आपके पास है। जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब आने वाला है और आप दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं, जो कि एकदम सही है। 3 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वही आपकी क्या कहलाएगी? स्वयं केंद्रित कहलाएगी, क्योंकि इस अवस्था में बालक को सिर्फ और सिर्फ अपनी आपकी खुशी से मतलब होता है। ठीक है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, उससे वो हम अलग नहीं कर सकते, चाहे वो खिलौना हो, है ना। तो वो बालक जो है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में सबसे ज़्यादा स्वयं केंद्रित रहता है, तो यही उसकी स्वयं केंद्रित अवस्था भी कहलाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथियों की संगत को पसंद करना संबंधित है किस अवस्था से? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको माँ बाप से ज़्यादा अपने दोस्त प्यारे लगने लगते हैं। तो ऐसा किस अवस्था में होना लाजमी है? किशोर अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या फिर शैशवावस्था में? तो देखिए शैशवावस्था में तो ऐसा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। बाकी बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की, तो ये होगा या ऑप्शन ए होगा या बी होगा? जवाब दीजिए आप, 10वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा?
दोस्तों ऐसा होता है जब बच्चा 9 से 12 वर्ष की अवस्था में होता है, और ये अवस्था आपकी दो कैटेगरी में आती है। एक तो उत्तर बाल्य अवस्था में, ठीक है, ये कौन सा काल चल रहा होता है, उत्तर बाल्य अवस्था का। और इसके बाद अगर बात करें तो पूर्व किशोर अवस्था भी यहीं से शुरुआत हो जाती है, ठीक है, पूर्व किशोर अवस्था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर पूर्व किशोर अवस्था तो दिया नहीं गया है, ना ही ऑप्शन ए में, बी में, ना ही सी में, तो इसीलिए ऑप्शन ए को भी हम कट करेंगे, क्योंकि या तो पूर्व किशोर अवस्था होता या उत्तर बाल्यावस्था होता। पूर्व बाल्यावस्था भी इससे संबंधित नहीं है। जब बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सही जवाब। तो आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे? सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम है वो कितने होते हैं? आपको मैंने कई बार बताया है, ये 3 नियम होते हैं। सीखने के प्राथमिक नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं, जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने दिए थे। कौन कौन से है? पहला होता है आपका अभ्यास का नियम, दूसरा आता है आपका तत्परता का नियम, और तीसरा आता है आपका प्रभाव का नियम। तो ये 3 मुख्य नियम है। अब देख लीजिए इनमें से कौन सा संबंधित है। ना ही प्रशंसा, ना ही अभ्यास, ना ही परिणाम, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, तत्परता से संबंधित है, ठीक है। ऐसे आप इनको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए अलग अलग तरीके से हर साल प्रश्न आ रहा है, बस पूछने का तरीका बदल रहा है एग्जामिनर का। तो जब तक आप हर प्रश्न से गुजरेंगे नहीं, एक बार उसको देखेंगे नहीं, तो आप वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। जब परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है, वो संबंधित कौन सी अवस्था से है? किशोर अवस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, या फिर पूर्व बाल्यावस्था से, या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? जवाब दीजिए आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हम बात करते हैं जब परिपक्वता की, मानसिक परिपक्व कौन सी एज में होने लगता है बच्चा, तो वह होने लगता है आपका किशोर अवस्था में, ठीक है। किशोर अवस्था में, किशोर अवस्था वह समय होता है जिसमें बालक क्या होता है, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करने लगता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मानसिक परिपक्वता को छूने के लिए वो प्रयत्न करता रहता है। अपना एम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए वो क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है, अपने गोल के बारे में सोचने लगता है। ये सब होता है, तो ये सभी इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? आप बताइए। ऑप्शन ए अनुकरण प्रभावित करेगा, प्रशंसा एवं निंदा, या प्रतियोगिता, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। दोस्तों जल्दी से आंसर करिए, नहीं तो मैं बताने वाली हूँ बहुत तेजी के साथ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये उपयुक्त सभी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले ही कारक इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? कि भैया बालक सीख रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है? ऑप्शन ए बालक की व्यक्तित्व का आदर, या पुरस्कार एवं दंड, या फिर प्रशंसा एवं भर्त्सना, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रेरणा किस रूप में उपयोगी है? आप लोग इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा 14th का सही जवाब, क्या आप इसमें टिक करने वाले हैं? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रेरणा इन सभी रूपों में उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। बालक के सीखने में प्रेरणा को इन सभी रूपों में उपयोगी माना जाता है। उसकी व्यक्तित्व का भी आदर करना है, जरूरत पड़ने पर पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हालांकि उस तरह से नहीं कि बच्चे को वो ज़्यादा हर्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन उसको फील होना चाहिए कि उसने गलत किया है और उसको सुधार भी उसमें लाना है, ठीक है। तो ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं?
कौन सी ऐसी विधि है जिसका प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे? पहला है छात्रों के स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। तो ये तो सही है, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा तो हो लेकिन स्वस्थ हो, एक दूसरे से ईर्ष्या वाली भावना ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो इसमें करेक्ट है, हमको नहीं वाला ढूंढना है। बी बात करते हैं उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। तो आत्मगौरव की अनुभूति कराना कोई गलत बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। आगे है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आपको लगे कि प्रशंसा करना सही है, बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो तब आप प्रशंसा करें, लेकिन तब भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अत्यधिक प्रशंसा करना ये आप अनुप्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अधिगम को प्रेरित करने के लिए अधिगम को। आगे चलते हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए आपका यहाँ पर जो नहीं करना है वो चुनना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध है? क्या ये है कि भाई जो कोई सृजनशील बालक होगा वो बुद्धिमान भी होगा, या हर बुद्धिमान बालक सृजनशील भी होता है? तो कैसा इनमें संबंध होता है ये आपको यहाँ पर चुनना है। दोस्तों देखिए, बुद्धि और सृजनात्मकता अलग अलग संप्रत्यय होते हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इन दोनों में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, बहुत हद तक धनात्मक संबंध इनमें पाया जाता है। अर्थात ये है कि बुद्धि के बढ़ने पर सृजनात्मकता का भी विकास होता है, वो भी बढ़ती है, और बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता भी घटती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय आप इनमें से क्या समझेंगे? ऑप्शन ए, अनुशासनहीन बालकों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, अपने आप अनुशासन बन जाएगा। क्या ये सही है? ऑप्शन बी है, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बना देंगे ताकि बच्चे अनुशासनशील हो जाए, या फिर छात्रों के अभिभावकों को सूचित कर देंगे, या अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करेंगे जो वो करना चाहते हैं। तो इनमें से आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। ये होते हैं आपके पेडागोजी के क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको अपनी मानसिक स्तर पर आपको सोचना है, ये आपको कहीं पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा क्या करना है। तो ये आप अपने मानसिक स्तर के अनुसार आप सोचकर इसका सही जवाब लगा पाएंगे। और बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है? एक अध्यापक होने के नाते शिक्षण को रोचक बनाना है और उसको व्यवहारिक बनाना है, ताकि जो बच्चे अनुशासनहीनता फैला रहे हैं कक्षा में, उनका ध्यान भी शिक्षण की ओर ही आकर्षित हो जाए और वो भी पढ़ने में ध्यान लगाए। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम रोचक और व्यवहारिक बना देते हैं शिक्षण को, तो अपने आप ही कक्ष में वातावरण अनुशासित हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके काम आएगी। आगे चलते हैं, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डैश होते हैं। कैसे होते हैं शैशवावस्था में? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित संज्ञानात्मक, या संवेगात्मक। तो सही जवाब आपको देना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है आपके लिए। शैशवावस्था में बच्चे जो भी क्रियाएं करता है वो किस पर आधारित होती है? उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है शैशवावस्था में। ठीक है, जैसे कि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाएगा तो उसकी वाणी क्रिया के द्वारा आपको, जैसे ही उसको क्रोध आएगा तो उसके भावों से आपको व्यक्त होता समझ आ जाएगा कि बच्चा गुस्सा हो रहा है, गुस्से में चिड़चिड़ा रहा है। ठीक है, उसके रोने का ढंग बदल जाएगा और रोकर, हंसकर या इस तरीके से ही वो अपने जो भी क्रियाकलाप करेगा वो उसकी क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखेंगे क्या है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, समेकित मतलब समावेशित, उनके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनके शिक्षण के लिए, या फिर व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण करने में वो प्रशिक्षित हो,
या फिर क्रियात्मकता के साथ शिक्षण कराने में वे समर्थ हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिए, 3 सेकंड का समय है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। दोस्तों देखिए, जहां पर बात की गई है व्याख्यान विधि की, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मकता के साथ पढ़ाना, तो बात तो ठीक है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है, क्योंकि इससे भी ज़रूरी ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें बताया गया है कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा आपने कह दिया है तो उसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होंगे, तो आपको उनकी पहचान करना है और उनके हिसाब से भी उनको भी शिक्षण में हिस्सा वो पूरी अपना सहभागिता निभाए, उनको उसी तरह की सुविधाएं भी मुहैया करानी है। तो शिक्षण कराते समय उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अध्यापक प्रशिक्षित होना चाहिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और उनको शिक्षण कराने में भी। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कौन से बच्चे समायोजन में समस्या उत्पन्न करते हैं? औसत बुद्धि के बच्चे, या ग्रामीण बच्चे, या अध्ययनशील या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जल्दी से आंसर करिए, ये आपको बड़ा कंफ्यूज कर सकता है। आप कभी भी ग्रामीण या शहरी के आधार पर उत्तर नहीं देंगे, पहली बात तो यहाँ पर आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, ठीक है। औसत बुद्धि वाले बच्चे आराम से समायोजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अध्ययनशील बच्चे भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है जो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जिनका IQ हाई होता है, वो बच्चे समायोजन में समस्या उनके आती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को समायोजन की समस्या रहेगी। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसमें उनका उद्देश्य विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर समायोजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आगे चलते हैं, क्योंकि उसको देखिए कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे को वो सब आता होगा जो नॉर्मल बच्चे को आप सिखा रहे हैं, तो ऐसे में उसको परेशानी होगी, क्योंकि उसको जो वो अपने सामने जो डिफ़िकल्टीज नहीं कह सकते, जो अपने सामने वो कठिन प्रवृत्ति वाले प्रश्नों को चाहता है ना, वो अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए उसे अच्छे अच्छे प्रश्नों को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से वहाँ पर वो जो औसत बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, या फिर अलग जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, तो ऐसे में उसको क्या रहेगी? समायोजन की समस्या रहेगी। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न में पूछा गया है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए कि नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, या विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थी को प्रेरित करे, या फिर उपचारात्मक शिक्षण करे? जवाब दीजिए। 21 का सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या करना है एक शिक्षक होने के नाते आपको? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन को समझते हैं, तभी आप इसके सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। बात करते हैं सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक स्थिति मान ले अगर शिक्षक, तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई बात तो है ना। बच्चा जब लगातार सीख रहा था, उसमें स्थिरता आ गई है, तो यानी या तो उसमें मोटिवेशन की कमी हो गई है, या फिर उसको वो याद नहीं लक्ष्य जो निर्धारित करके उसने सीखना शुरू किया था। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा कि भाई स्वाभाविक मान लो कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ना है उसको उसके हाल पर। बात करते हैं विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, तो स्पष्टता से तो आप पढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि वो पहले भी सीखता आ रहा था। आगे बात करते हैं सी ऑप्शन की, कि विद्यार्थी को प्रेरित करे, ठीक है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि चौथे ऑप्शन को देखिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, उसके सामने कोई समस्या नहीं है, तो उपचारात्मक शिक्षण करने की आवश्यकता यहाँ नहीं होगी। तो यहाँ पर हम बच्चे को थोड़ा सा प्रेरित करेंगे, वो फिर से अपनी उसी रफ्तार से सीखना शुरू कर देगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करेगा? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आएगा, या फिर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहेगा कि भाई दूर हो जाओ उससे, है ना, तभी इसका व्यवहार बदलेगा, ये तभी सुधरेगा, ऐसा करना है। या फिर
उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदल दोगे। अरे भैया, एक की बदलनी है, पूरे समूह की बदल के क्या करोगे? या विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। आप ही बताइए कैसे आप इसका सही आंसर करेंगे। सही जवाब इसमें आपके अनुसार क्या हो जाएगा? तो फटाफट से आंसर करिए। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। देखिए दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर? ऑप्शन ए, कड़ाई से पेश आपको नहीं आना है, उसकी मार पिटाई बिल्कुल नहीं करनी, ना ही बच्चों से उसकी दूरी बनानी है, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रवृत्ति बदलनी है, पढ़ने के लिए प्रेरित करने की बात नहीं हुई है। और ऑप्शन सी ही सही है। मैंने आपको थोड़ा सा क्या कंफ्यूज किया तो आप सच में कंफ्यूज आ गए। तो यहाँ पर सी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोस्तों हम उसका समूह बदल देंगे, है ना। जब हमें लगेगा कि इसको जो है, अगर कोई बच्चा ज़्यादा शैतानी करता है तो हम उसको अच्छे बच्चे वाले समूह में बैठाने शुरू कर दे, है ना। तो उससे क्या होगा? एक दूसरे का प्रभाव तो पड़ता ही है। आपस में बच्चे जब एक साथ रहते हैं, उनका एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, तो हम उसकी प्रवृत्ति को बदलने के लिए उसके समूह के सदस्यों को बदल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। क्या है उद्दीपन का संबंध? परिवर्तन से होगा, यहाँ प्रक्रिया से, प्रतिक्रिया से, या प्रयास से, या परिणाम से। 23 का जवाब दीजिए आप, क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, विकास का संबंध परिपक्वता से ऐसे ही होता है जैसे उद्दीपन का संबंध किससे होता है? प्रतिक्रिया से होता है। भाई, उद्दीपन को देखते ही तो प्रतिक्रिया करने लगता है इंसान, तो यहाँ पर वही संबंध किससे होगा? प्रतिक्रिया से होगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस क्षेत्र में? भाषा विकास में योगदान के लिए, या ज्ञानात्मक विकास में योगदान के लिए जाने जाते हैं, या नैतिक विकास में, या सामाजिक विकास में योगदान के लिए पियाजे को जाना जाता है। आप आंसर करिए इसका। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। किसके लिए आप पियाजे को जानते हैं? बहुत प्रमुख सा नाम है भाई, आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। अगर आप टीचिंग के स्टूडेंट्स हैं तो जल्दी से आंसर करिए। बिल्कुल दोस्तों, पियाजे का संबंध किससे है? ज्ञानात्मक विकास से है। ज्ञानात्मक कह लो या संज्ञानात्मक कह लो, बात एक ही है, ठीक है। बालक के ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के बारे में ही जीन पियाजे का योगदान बहुत विशिष्ट रहा है। उन्होंने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने 4 सिद्धांतों पर, या अपने सिद्धांत की जो 4 अवस्थाएं उसने बताई थी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन की, उनमें इसने ज्ञानात्मक विकास के बारे में अपना पूरा जो है समझाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये कथन किसने कहा? कि भाई 2 व्यक्ति अगर आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित जरूर करेंगे और सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। आंशिक रूप से ये बात सत्य है, या पूर्ण रूप से सत्य है कि ऐसा ही होगा, या कदाचित कभी कभी ऐसा होता है, या फिर असत्य है? आप इस कथन से सहमत है या नहीं है? मुझे तो बस इतना बता दीजिए। तो दोस्तों जल्दी से आंसर करिए। ये बात एकदम सही है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को वे प्रभावित करेंगे अपनी बातों से, ठीक है। इसके अलावा वे एक सामाजिक समूह का निर्माण भी करते हैं। तो ये जो आपका ये नहीं होगा, ये बात पूर्ण रूप से सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी में सत्य लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, या अनुशासन का नियमित उपस्थिति का, या गृह कार्य की जांच का, या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। इस पर ध्यान दीजिए और बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित किसका ध्यान भली भांति रखना चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप आंसर कर पाएंगे। विषय वस्तु का कठिनाई स्तर नहीं ध्यान देना है इस पर। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, कक्षा में पढ़ाने का आपका उद्देश्य भी यही है कि बच्चे सामने से सक्रियता से भागीदारी करें, ठीक है। सक्रिय रहे, प्रश्न पूछे, जो भी उनकी समस्या है उसको पूछे और पूर्ण रूप से सहभागिता अपनी दिखाए कक्षा में,
ठीक है, इसीलिए आपको इतने सारे टीचिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं ताकि आप बच्चों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो ऑप्शन ए का आपको सबसे पहले वहां पर ध्यान रखना है। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? आपको 4 विकल्प मिलेंगे, आपका थोड़ा समझ पर आधारित है। ऑप्शन ए है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो क्या ये आंतरिक प्रेरणा है? आप यही एलिमिनेट करते हुए चलिए, ये बिल्कुल नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं, ये बाहरी अभिप्रेरणा है अगर वे उनको चॉकलेट दे रहे हैं। हमें आंतरिक अभिप्रेरणा वाला ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आगे चलो, अगले ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा 27वें प्रश्न का। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। तो पुस्तक देना भी तो ये क्या है? पुस्तक देना भी तो आपकी बाहरी जो है अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, उसके अंदर थोड़े ही ना भावना प्रकट थी अगली कक्षा में जाने की, उसको तो पुस्तक चाहिए थी कहानी की, तो ये भी गलत हो गया। अगला है, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरीश कुमार दावत देते हैं। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पर जवाब नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर रमेश कुमार अपने पुत्र की क्या करता है? प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा करना एक आंतरिक अभिप्रेरणा में आ जाएगा। ठीक है, बच्चे को अंदर से खुशी मिलेगी कि अच्छा पापा ने मेरी जो है तारीफ की, तो मैं अब से क्या करूँगा और मेहनत करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे चलते हैं, बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। किसका? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, या फिर संचार माध्यम का? भाई बच्चे के सामाजिक विकास में इनमें सबसे अच्छा विकल्प आप कौन सा चुनेंगे? तो बताइए। बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम तो बिल्कुल नहीं होगा। उसको खेल खिलाना। ठीक है, बच्चा खेल के माध्यम से ही जो है उसका सामाजिक विकास बच्चे का सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया गया था? दोस्तों, भाटिया बैटरी की अगर हम बात करें तो भाटिया बैटरी का जो निर्माण किया था वो भाटिया जी ने ही किया था, इसीलिए इसका नाम भाटिया बैटरी जो है रखा गया। तो 1955 में इन्होंने इसका विकास किया था और ये बुद्धि के परीक्षण में प्रयोग में लाया गया था। किसके प्रयोग में? बुद्धि के परीक्षण के प्रयोग में, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और नाम है बैटरी बुद्धि परीक्षण। तो ये इससे भी आप इसको समझ पाएंगे। तो जो भाटिया बैटरी का प्रयोग था वो बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का विकास का संबंध जो है वो भाषा विकास से है, संज्ञानात्मक विकास से है, नैतिक विकास से है, या फिर सामाजिक विकास से है। तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपके लिए। बात करते हैं दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो इन्होंने जो बच्चों का अध्ययन किया या बच्चों के व्यवहार का विश्लेषण किया वो उनकी नैतिकता के आधार पर किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत। इन्होंने यहाँ पर उसकी 3 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई है? तो 3 अवस्थाओं में सबसे पहली आती है पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी बताई है परंपरागत, और तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है नैतिक विकास की उत्तर परंपरागत, या फिर कह लीजिए उत्तर रूढ़िगत स्तरीय अवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये 3 स्तर बताए हैं। तो ये किससे संबंधित है? नैतिक विकास के। और नैतिक विकास किसने दिया? कोहलबर्ग ने। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। जल्दी से एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो है 10 से 16 वर्ष के बच्चे की अवस्थाएं जो है आपको इन्होंने बताई है, इनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और इन प्रत्येक अवस्थाओं को भी 2-2 भागों में बांटा है। ये जब मैं आपको ये टॉपिक्स कराऊंगी तो बहुत डीपली इस चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगी कि इन्होंने 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। ये स्तर है आपके 3 और 6 इसकी अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो विस्तृत रूप से मैं आपको वहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से टेबल के माध्यम से समझाऊंगी।
तो ये थे आपके दोस्तों आज के 30 प्रश्न, और इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। और क्लास कैसी लगी ये भी बताइए, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं आपको भूलना है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।